ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। सभापति महोदय, सबसे पहले तो मुझे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की वर्ष 2020-21 के अनुदान की मांग पर बोलने का जो आपने समय दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। सभापति महोदय, आजादी के 70 साल बाद भी आज जिस तरह की घटनाएं अखबार के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम देखते हैं, कहीं न कहीं अंग्रेजों का पहले शासन रहा, फिर जागीरदारों का, कई जगह राजाओं का राज रहा, अकाल पड़ते रहे और फिर नेताओं ने कई जगहों पे धोखे दिए लोगों को। और जिस तरह की पीड़ा हर कोई व्यक्ति, जैसे हमारे राजस्थान की घटनाएं, देश की जो घटनाएं हो रही है, इससे अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति को सामाजिक न्याय और अधिकारिता अभी तक पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं है, नहीं मिल रही है। और मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री जी को कि जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने, हर तबका, चाहे वो शेड्यूल कास्ट का हो, शेड्यूल ट्राइब का, ओबीसी का, जनरल का, वो ये दिल्ली की तरफ उम्मीद ज्यादा करता, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ज्यादातर आप देखो सरकारें फेल हो रही स्टेट के अंदर। हर कोई उम्मीद कर रहा है कि प्रधानमंत्री जी हमारे लिए करेंगे, क्योंकि उन्होंने हर व्यक्ति को घर बना के दिया, उसके पानी की व्यवस्था का काम करें, बिजली की व्यवस्था का काम करें अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के लिए। तो निश्चित रूप से 6 साल के अंदर सामाजिक न्याय के लिए बहुत लंबा जो संघर्ष चल रहा था, उसको पूरा करने के अंदर प्रधानमंत्री जी की बहुत बड़ी भूमिका रही। सभापति महोदय, जो योजनाएं लेकर आए वृद्धजनों के लिए, राष्ट्रीय वयोश्री योजना या ट्रांसजेंडरों के अधिकारों के संबंधी कानून अगर पास किए तो हमारी इस एनडीए की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पास किया। सभापति महोदय, संविधान जब बना था तो संविधान के अंदर बाबा साहब की बहुत बड़ी भूमिका रही। और अगर संविधान के अंदर एक बात यह भी आई थी उस समय जब संविधान बन रहा था कि अनपढ़ लोगों को वोट का अधिकार नहीं दिया जाए, उसमें बाबा साहब ने और जो किसान और जो नेता थे हमारे उनके साथ, उन्होंने कहा कि वोट का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को मिले। अगर उस समय वोट के अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ते तो मुझे नहीं लगता कि नेता भी फिर इलाकों के अंदर जाते, क्योंकि अगर पढ़े लिखे वोट देते तो अनपढ़ आदमी कैसे आ गया था। तो 70 साल जो संविधान मजबूती से बाबा साहब ने रखा, उस संविधान की पालना कई जगहों पे नहीं हो पा रही है। और अब दिल्ली की सरकार पे पूरे देश की निगाहें कि दिल्ली की सरकार आम आदमी को, जो शोषित पीड़ित तबका है, इसको आगे लाने का प्रयास करेगी। सभापति महोदय, ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय करने का संकल्प हम सबने लिया। इसी के साथ संविधान के राज्यों को निर्देश भी दिया गया कि सामाजिक न्याय सभी प्रकार के शोषण से दलित वर्गों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की रक्षा करेगा। सभापति महोदय, अभी जब हमने भारतीय संविधान की 70वीं वर्षगांठ मनाई तो ये पूछना लाजमी होगा कि आजाद भारत में हमें किसे सामाजिक न्याय दिला, कितना सामाजिक न्याय किन किन को दिला पाए और किन को नहीं दिला पाए। सभापति महोदय, मेरे नागौर जिले के अंदर जहां हमारे मंत्री जी विराजे अर्जुन मेघवाल जी, ये भी गए, हमारे तीनों विधायक वहां धरने पे बैठे रहे। एक दलित युवक की करनू गांव के अंदर प्राइवेट पार्ट के अंदर पेट्रोल डाल के, और पूरे देश के अंदर वीडियो वायरल हुआ, कोई वहां के एसपी को सरकार ने नहीं हटाया। और बगल में बाड़मेर के अंदर हुआ तो बिना उसकी जांच किए वहां के एसपी आईजी हटा दिए। वहां इसलिए नहीं हटाया क्योंकि मैं वहां चला गया था, अर्जुन राम जी चले गए थे, तो सरकार को लगा कि अगर एसपी हट जाएगा तो इनका मैसेज चला जाएगा। इस मैसेज देने की आड़ के अंदर कितना ज्यादा डिमोरलाइज उस परिवार को किया। साथ ही साथ मैं मंत्री जी ये भी चाहूंगा कि उस मामले में तो आपको भी 1 मिनट जब मैं खत्म करूं तो आपको उस मामले में आप वहां जाके आए थे, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आप संभालने के लिए वहां आप गए उनके पास, यहां से 1000 किलोमीटर दूर, और जाकर आपने आश्वस्त किया था हम लड़ाई भी लड़ रहे हैं, हमने सबने। एसपी हटवाओ साहब, कुछ जी 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 मंत्री जी कहना चाहते हैं। आपने सही मुद्दा उठाया। करनू घटना की जितनी निंदा करनी चाहिए उतनी करनी चाहिए, सदन को भी बहुत अमानवीय कृत्य हुआ है। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सतीश पूनिया जी ने उसमें एक कमेटी बनाई थी, मैं भी गया, ऐसी कमीशन भी गया, मानवाधिकार आयोग भी गया, आप भी थे, आपके भाई जो एमएलए हैं वो भी थे। और इसलिए इसको माइक नहीं चल रहा, माइक चल रहा, इसलिए ये जो लड़ाई है सामाजिक न्याय की, ये लड़नी पड़ेगी। और जिस तरह की जो घटना हुई है नागौर में, वो सबको, राजस्थान को शर्मसार करने वाली घटना थी, इसलिए हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और स्टेट गवर्नमेंट को भी डायरेक्शन दिया, और आप जो कह रहे हो उसको न्याय दिलाएंगे। मंत्री जी भी बैठे हैं जी। ये लड़ाई वास्तव में देश की लड़ाई है
और राजनीतिक दलों की सीमाओं से ऊपर उठ करके इन विषयों के संबंध में एकजुट होकर के इनको समाप्त करना चाहिए। आप बोले प्लीज। सभापति महोदय, यही हमारे बाड़मेर के अंदर दलितों पे अत्याचार, एक दलित युवक की थाने के अंदर पिटाई से मौत हो गई और जालौर के अंदर उसी दरमियान दलित युवक की मौत। राजस्थान अभी देश के अंदर वो राज्य बन गया जहां सबसे ज्यादा दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं और दलितों की वजह से ही राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी और उन पर ही अत्याचार करे किसानों, उन पर सबसे ज्यादा अत्याचार इसलिए हो रहा है कि अशोक गहलोत का बेटा एमपी में चुनाव हार गया। वो बदले की भावना ये कर बात निकलिए। अशोक हटा तो बाकी तो नहीं, ये ऐसी बात मत बोलिए। सभापति महोदय, संविधान हो गया, रूलिंग हो गई यहाँ से, ठीक है, हो गया। बोलिए, आप बोलिए, हनुमान जी बोलिए। आप लोगों को बुलाओ तो सही, 3-4 बैठे हो। हनुमान जी बोलिए। सुन ही नहीं रहे आप। बोलिए। हम रात को 12 बजे तक बैठते हैं। सभापति महोदय, संविधान के फोर्स में आने के 70 साल बाद भी सामाजिक न्याय उपेक्षित तबकों की पहुंच से बहुत दूर है। ऐसे सारे कांड यही दर्शाते हैं कि सरकारें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की रक्षा में काफी विफल रही है। सभापति महोदय, भारत की आबादी में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी का अनुपात क्रम से 16.6, 8.6 तथा ओबीसी का 41%। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत की आबादी में इतना बड़ा अनुपात रखने पर तथा सरकारी नौकरियों में संविधान द्वारा दिए गए आरक्षण के बावजूद भी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में सिर्फ 5.9% प्रोफेसर एससी, 0.73 प्रोफेसर एसटी तथा 0.33 प्रोफेसर ओबीसी के हैं, जो कि अत्यंत चिंता का विषय। असिस्टेंट तथा एसोसिएट प्रोफेसर में भी इन समुदायों के आंकड़े अत्यंत निराशाजनक है। ऐसे मेरी आपके माध्यम से मांग रहेगी कि आप इन पदों को, खाली पड़े पदों को भरने के लिए निर्देश जारी करें। एससी, एसटी तो ओबीसी के उनका संवैधानिक अधिकार जल्द जल्द दिया जाए। सभापति महोदय, हमारे राजस्थान में हाईकोर्ट के अंदर पद खाली है जजों के, लेकिन ओबीसी के और अन्य एससी, एसटी के वहां जज नगण्य संख्या के अंदर ना के बराबर। ये भी मैं मांग करूंगा कि वहां पे इन जजों की नियुक्ति भी जल्दी जल्दी हो। सभापति महोदय, कृषि प्रधान देश होते भी कृषि आर्थिक रूप से बिल्कुल भी आकर्षक पैसा किसानों का नहीं रहा, क्योंकि कभी अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, जमीनों की जोत छोटी हो गई, बंटवारे हुए। लेकिन मजबूरी के अंदर किसान आज भी अन्न उत्पादन करने के लिए खेती भी करता है, कई दुर्घटनाएं भी घटती है, लेकिन वो देश को अन्न उत्पादन करके देता है। सभापति महोदय, इसी संकट का परिणाम है कि पिछले 5 वर्षों में किसान समुदायों को सरकारी नौकरी में आरक्षण सड़कों पर उतरते हुए देखा। चाहे 2016 का हरियाणा का जाट आरक्षण आंदोलन था, जिसमें मात्र 3 दिन में 30 युवाओं की जान चली गई, गुजरात का पटेल आरक्षण आंदोलन, महाराष्ट्र का मराठा आरक्षण आंदोलन, या आंध्र प्रदेश का कापू आरक्षण आंदोलन, या राजस्थान में गुजरों का बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, गुजर समाज आरक्षण की लड़ाई, 72 गुजरों ने शहादत दी। सभापति महोदय, हर किसान समुदाय आज सरकार में नौकरी में आरक्षण चाह रहा है। मेरी मांग रहेगी कि प्रधानमंत्री जी का मन बढ़ाए तो इन तमाम समुदायों को, जो देश की रक्षा के अंदर सबसे ज्यादा बलिदान सीमाओं पर देते हैं, तो इनके बच्चे आगे कैसा है, इस दिशा में भी आपको सोचना होगा। स्टेट गवर्नमेंटों ने सोचना बंद कर दिया। सभापति महोदय, 2 मिनट और लूंगा मैं। ये जो आपने 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया दिल्ली की सरकार ने, बहुत बड़ा तोहफा दिया सभापति महोदय, इसका सब जगह समर्थन हुआ। लेकिन चिंता का विषय कि ये कानून हर उस किसान को आरक्षण के दायरे में से बाहर करता है जिसके पास 5 एकड़ से ज्यादा कृषि भूमि है। इसमें राइडर डाला गया, ये राइडर हटाया जाए। ऐसे में भारत के आर्थिक रूप से पिछड़े किसानों को किसान होने के लिए आरक्षण न देकर दंड दिया जा रहा है, जो आर्थिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ हरियाणा के अंदर नहीं मिल रहा। सब 1 मिनट के अंदर पूरी करता हूँ। इस संबंध में ये आग्रह करना चाहूंगा कि सरकार ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के दायरे में 5 एकड़ से ज्यादा कृषि भूमि वाले किसानों को भी शामिल करे। सभापति महोदय, आज राजस्थान के और देश के घुमंतु जातियों, गाड़िया लोहार, बंजारे आदि की संधि माता, उनका मुद्दा उठाना चाहूंगा कि राजस्थान की तपती गर्मी या कमकुमाती ठंड में बिना आशियाने के खाली पड़ी जमीनों तथा फुटपाथों पर जीवन गुजारने को मजबूर है। सभापति महोदय, 2008 की रेणके कमीशन की अनुशंसाओं के बाद भी आज तक सरकार इन जातियों को स्थायी घर तथा अन्य नागरिकों को समान अधिकार और सुविधाएं प्रदान करने में विफल रही। लेकिन ये जातियां प्रधानमंत्री जी की तरफ देख रही है। मेरा आपसे निवेदन रहेगा सरकार से कि इनकी जातियों की पुनर्वास की तुरंत व्यवस्था करें तथा 2008 के रेणके कमीशन की अनुशंसाओं को तुरंत प्रभाव से लागू करें। सभापति महोदय, घुमंतु तथा अर्ध घुमंतु समुदाय, 1 मिनट के अंदर, अर्ध समुदाय के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्गों में जल्दी जल्दी वर्गीकृत किया जाए। सभापति महोदय, पिछले कुछ वर्षों में मादक पदार्थों का सेवन एक वैश्विक चुनौती बनकर उभरा है। मादक पदार्थ
कि आयु वर्ग के व्यक्ति हर किसी व्यक्ति को गिरफ्त में ले सकता है, विशेषकर युवा, किशोर और कम उम्र के युवाओं मादक पदार्थ को गिरफ्त में आने की संभावना अधिक रहती है। ऐसे में समाज के ढांचे को बचाने के लिए नशाग्रस्त युवाओं को नशा मुक्ति से उन्हें रोजगार युक्त बनाकर समाज के साथ जोड़ने की न्याय जरूरत है। सभा में आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इस नशा मुक्ति भारत, नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त राज्य, ऐसे में आग्रह करना चाहूंगा कि हर जिला या उपखंड स्तर पर एक नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र खोले, तो उनमें भर्ती लोगों को समाज की मुख्यधारा जोड़ने के लिए कुछ व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करें। अंत में एक बात सभापति महोदय, एक ही बात कहूंगा अंत में। वैसे तो आपने मुझे 8 मिनट का कहा था, देखो अभी तो 5.5 मिनट हुए सभापति महोदय, एक मिनट और ले लेता हूँ। सभापति महोदय, आज इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता कि निर्भया के दोषियों को फांसी की सजा दे दी। और मैं धन्यवाद दूंगा मोदी जी की सरकार को कि बालकों के साथ, बालिकाओं के साथ बलात्कार की घटनाओं पे फांसी का दंड देने का एक कानून यहां पे लेके आए। पहली देश की निगाहें निर्भया कांड पे जुड़ी हुई है। एक कल मैं टेलीविजन में देख रहा था, अमेरिका के अंदर उससे पहले एक मामला हुआ और 70 साल के आदमी को 23 साल की सजा हुई। मेरा इतना ही निवेदन है कि निर्भया के जो दोषी हैं, चाहे छोटे मोटे कानूनी दांव पेच अगर आते हो, उनको खत्म करा के उनको तुरंत फांसी पे लटकाया जाए, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत इस पार्लियामेंट के पास है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा पार्लियामेंट है, क्योंकि पार्लियामेंट कानून बनाता है और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेज को तनख्वाह भी जो दी जाती है वो पार्लियामेंट के अंदर बजट पारित होने के बाद दी जाती है। एक सभापति महोदय, लास्ट 25 सेकंड सभापति महोदय, मैं संसद में एक निवेदन ये भी करूंगा कि महिलाओं के मुद्दों और समस्याओं पर हर साल 2 दिन का विशेष सत्र चलाना चाहिए। वैसे 193 पर आप चर्चा कराते हैं। परिसंगठन इसके लगाव में धन्यवाद दूंगा परिसंगठन को कि उन्होंने महिलाओं की इज्जत बचाने के लिए, उन पर हो रहे अन्याय अत्याचार के खिलाफ मोर्चा खोला। मेरी मांग रहेगी कि संसद के अंदर भी 2 दिन या 1 दिन महिलाओं के मुद्दों पे, जो महिलाओं पर अत्याचार, अन्याय, बलात्कार हो रहे हैं, इन पर चर्चा होनी चाहिए। प्रेमचंद्र साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सभी। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।